जर्मनी की पॉपुलेशन इस टाइम पे 84.6 मिलियन है और यहाँ के रफली 14% लोगों के पास जर्मनी की सिटीजनशिप नहीं है, यानी कि जर्मनी का पासपोर्ट नहीं है। और अगर 2021 के नंबर्स की बात करें तो सिटीजनशिप रेट पूरे यूरोप में 2.2 है, जिससे हमें यह समझ में आता है कि हर 100 बंदों में से दो लोगों से ज़्यादा को सिटीजनशिप मिल जाती है यूरोप में। पर लेकिन स्पेशली अगर हम जर्मनी के नंबर्स देखें तो वो सिर्फ 1 है। पूरे जर्मनी में हर साल 2021 के नंबर्स के मुताबिक पूरे 100 बंदों में से सिर्फ एक बंदे को यहाँ पे सिटीजनशिप मिलती है। जून 2023 के नंबर्स के अकॉर्डिंग बर्लिन की 24% पॉपुलेशन यानी कि 1.5 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेंट बैकग्राउंड से है और हर साल ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। बट जो बर्लिन का सिटीजनशिप रेट है वो सिर्फ 10,000 पर ईयर है। मतलब इतने सारे लोगों में से सिर्फ 10,000 लोगों को हर साल सिटीजनशिप मिल पाती है। तो इसकी वजह से अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर साल यहाँ पे टैक्सेस पे कर रहे हैं, बहुत साल से यहाँ पे रह रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट उनका अभी भी कोई से नहीं है यहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, यहाँ के डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में। क्योंकि आपको वोट करने का राइट तभी मिलता है जब आपके पास जर्मनी का पासपोर्ट हो। पिछले साल 2023 में जर्मनी की गवर्नमेंट ने अपने पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो कि अब फाइनली पास हो गया है और अप्रैल 2024 से वो इन इफेक्ट भी आने वाला है। तो ये जो नया लॉ है, ये यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही है कि यूरोप के कंपैरेटिव जर्मनी में सिटीजनशिप कन्वर्जन रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। और इतनी बड़ी इमिग्रेशन वर्कफोर्स जो बर्लिन में रहती है, जर्मनी में रहती है, उनको एक मौका है कि वो जर्मनी को अपना परमानेंट होम कह सकें, अपनी पूरी लाइफ और अपनी फ्यूचर जनरेशन्स की लाइफ यहाँ पे एनविजन कर सकें। और एक और बड़ी प्रॉब्लम जो कि ये बिल हेल्प करेगा सॉल्व करने में, वो है डिक्लाइनिंग वर्कफोर्स की। जर्मनी की मेजर वर्क पॉपुलेशन जो है वो रिटायरमेंट एज में पुश हो रही है, और यहाँ पे इनको हर साल नई वर्कफोर्स की जरूरत पड़ रही है, जिसको ये टारगेट कर रहे हैं इमिग्रेशन से पूरा करने के लिए, जिससे कि ये अपनी इकोनॉमी को मेंटेन रख सकें। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट लॉ, अपॉर्चुनिटी कार्ड, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं इमिग्रेशन लॉ में जो कि बहुत तेजी से जर्मनी की गवर्नमेंट लेके आ रही है, ये दिखाने के लिए कि उनकी कंट्री जो है इमिग्रेशन फ्रेंडली है, और अट्रैक्ट करने के लिए पूरी दुनिया भर से स्किल्ड लेबर की जर्मनी को चुनो, यहाँ पे आओ और काम करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लैंडेड इन जर्मनी। मैं हूं मनहर। और मेरा नाम है शुभम। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस लॉ में क्या क्या चेंज होने वाला है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है सिटीजनशिप अटेन करने के लिए, और कुछ की क्वेश्चंस के ऊपर भी हम बात करेंगे जो कि हमारी वीडियोस पे लोगों ने हमसे बहुत बार पूछा है सिटीजनशिप लॉ के बारे में। अभी तक जर्मनी के सिटीजनशिप लॉ में ऐसा था कि अगर आप जर्मनी में 8 साल से रह रहे हो लीगली तो आप यहाँ की सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो और आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे 7 साल रहने के लिए भी एक क्लॉज था कि अगर आप जर्मनी में 7 साल से लीगली रह रहे हो, आप प्रूव कर पाओ कि आप यहाँ के कल्चर में वेल इंटीग्रेटेड हो और आपने एक इंटीग्रेशन कोर्स किया हुआ है, तो आप 7 साल में भी यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होंगे। बट ये जो नई अमेंडमेंट आई है उसके साथ ये जो पीरियड है वो बहुत ही छोटा हो गया है। आप सिर्फ 3 साल में भी जर्मनी की सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अगर आपने इंटीग्रेशन कोर्स किया हुआ है, अगर आप प्रूव कर पाओ कि आपके जो जर्मन लैंग्वेज का लेवल है वो C1 है या उससे भी ज्यादा है, और अगर आप यहाँ पे एक हाई अचीवर हो अपने प्रोफेशन में या अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में, तो आप सिर्फ 3 साल के अंदर भी जर्मनी की सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होगे और ये प्रोसेस आप स्टार्ट कर पाओगे। पर अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तब भी ये जो पीरियड है वो कम होके 5 साल का हो गया है। अगर आप जर्मनी में 5 साल से रह रहे हो और आपके जो जर्मन लैंग्वेज का लेवल है वो B1 है, तब भी आप यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होंगे। और सिटीजनशिप थ्रू बर्थ का टाइम भी 8 साल से कम करके 5 साल कर दिया है। पहले अगर कोई भी पेरेंट अगर 8 साल से जर्मनी में रह रहा था, तो उसके बाद जो भी उनके बच्चे होते थे बाय डिफॉल्ट उन्हें जर्मन सिटीजनशिप मिलती थी। तो उसका समय भी डिक्रीज करके अब सिर्फ 5 साल कर दिया है। और अगला बड़ा चेंज जो कि जर्मन गवर्नमेंट इस लॉ के साथ लेके आ रही है, वो है डुअल सिटीजनशिप। जर्मनी की गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक रिवोल्यूशनरी चेंज होने वाला है। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक डुअल सिटीजनशिप बैंड थी। जर्मन गवर्नमेंट ये मानती थी कि अगर किसी को जर्मन सिटीजनशिप ऑफर कर रहे हैं तो वो जर्मनी के लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट शो करें, अपनी होम कंट्री के साथ उनका कोई टाई ना हो, वो अपनी सिटीजनशिप गिव अप कर दें। पर लेकिन साइकोलॉजी में बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। जर्मन गवर्नमेंट अब ये मानती है कि अगर कोई उनके बेसिक लॉ की पॉलिसीज, वैल्यूज, सोशल इकोनॉमिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बाय हार्ट फॉलो करता है, बिलीव करता है, तो ये इनफ है उनको जर्मन सिटीजनशिप ऑफर करने के लिए। हालांकि अब ये मैटर नहीं करता कि उनके पास एक पासपोर्ट हो कि एक से ज्यादा। मैं अपने इंडियन व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि ये जो डुअल सिटीजनशिप का चेंज है, ये हमारे लिए इतना बड़ा बेनिफिट नहीं लेके आने वाला है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट हमें ये बताता है कि अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेते हैं, तो आपको अपना इंडियन पासपोर्ट नियरेस्ट एम्बेसी पे सरेंडर करना होगा, आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं।
अगर आप उसे यूज़ करते हैं तब भी, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा, उसके लिए आपको पेनल्टी लग सकती हैं, आपको प्रिजन जाना पड़ सकता है। पर लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी और कंट्री की जैसे जर्मनी की सिटीजनशिप ना लें। उसके लिए एक आप ओसीआई कार्ड के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। एक ओसीआई कार्ड जो कि इंडिया की गवर्नमेंट अपने ओवरसीज सिटीजन्स को ऑफर करती है, उसके थ्रू आप सब कुछ कर सकते हैं मेजरली, मोटा मोटा, जो कि आप एक इंडियन पासपोर्ट के साथ कर सकते हैं। कुछ और ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मैंडेटरी हैं और आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी अगर आप जर्मनी की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो। सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप यहाँ के बेसिक लॉ को अडेयर करते हो। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप यहाँ की डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशो इकोनॉमिक वैल्यूज, कल्चरल और सोसाइटल वैल्यूज को फॉलो करते हो और रिस्पेक्ट करते हो। दूसरा ये कि आपको प्रूव करना होगा कि आपकी एक से ज्यादा शादी नहीं है। अगर आपने एक से ज्यादा शादियां कर रखी हैं तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तीसरा ये कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप अपनी फैमिली की सस्टेनेंस, अपने डिपेंडेंट्स की सस्टेनेंस खुद से बेयर कर सकते हो। आपके पास एक जॉब है और आप यहाँ की कोई भी सोशल वेलफेयर नहीं ले रहे। और आपको एक नेचुरलाइजेशन टेस्ट देना होगा, जिससे कि आपको प्रूव करना होगा कि आप जर्मन कल्चर में हाईली इंटीग्रेटेड हो। इसको आप तभी स्किप कर सकते हो अगर आप लास्ट 24 महीनों में 20 महीने से काम कर रहे थे और आपके पास एक माइनर चाइल्ड है। इसी कंडीशन में आप इसको स्किप कर सकते हो, वो अदरवाइज आपको ये देना होगा और इसका सर्टिफिकेट अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाना होगा। इसके बाद आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और लास्ट होगा, अगर आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हो, यानी कि अगर आप स्विट्जरलैंड, ईयू की किसी कंट्री, यूके से नहीं हो, तो आपके पास एक वैलिड रेजिडेंस परमिट होना चाहिए। तो अब इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में डिस्कस कर लेते हैं कुछ एफएक्यूज जो कि बहुत सारे लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस में हमसे पूछे हुए हैं सिटीजनशिप लॉ से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि अगर मैंने जर्मनी में स्टडी करी है और जो मेरे स्टूडेंट वीजा ईयर्स थे, क्या वो मेरी वैलिड रेजिडेंसी में काउंट होंगे जब मैं अप्लाई करने जाऊंगा यहाँ की सिटीजनशिप के लिए? तो इसका ये जवाब होगा कि हाँ और नहीं भी। तो अगर आप यहाँ पे 5 साल से रह रहे थे और अपनी 5 साल की एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहे हो, तो उसमें से आपको जो अपने स्टूडेंट वीजा के ईयर्स का बेनिफिट है वो 2 साल के लिए ही मिल पाएगा। तो आपको ये दिखाना होगा कि यहाँ पे आप 3 साल से रह के काम कर रहे थे वैलिड रेजिडेंस परमिट पे, वर्किंग वीजा पे, और 2 साल से आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। और आपको ये प्रूव करना होगा कि अगर आपके पास 2 साल का कोई जर्मन वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास 2 साल से या 2 साल से ज़्यादा का कोई स्टडी बेस्ड सर्टिफिकेट है, पर लेकिन वो जर्मन लैंग्वेज बेस्ड होना चाहिए। तो अगर इनमें से कुछ भी है आपके पास, तो आप ये प्रेजेंट कर सकते हो, तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। तो दूसरा सवाल है कि अगर मेरा मैरिड पार्टनर सोशल बेनिफिट्स ले रहा है और मैं जॉब कर रहा हूँ, तो क्या मुझे जर्मन सिटीजनशिप मिल सकती है? इसका आंसर है यस। आपके पार्टनर का बेनिफिट्स लेना किसी भी तरीके से आपके एप्लीकेशन को इम्पैक्ट नहीं करेगा। आप अगर सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल कर रहे हो और यहाँ के एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, तो आपकी एप्लीकेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ की सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है वो हर पर्सन के लिए यही है कि वो सोशल बेनिफिट्स नहीं लेते होने चाहिए। तो इस केस में अगर आपका पार्टनर सोशल बेनिफिट्स ले रहा है तो उनको आपके साथ सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अगर आप अपने घर का जो पूरा खर्चा है वो खुद से उठा पा रहे हो, कोई भी सोशल बेनिफिट्स नहीं ले रहा है आपका पार्टनर, तो उस केस में आपका जो पार्टनर होगा वो भी सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होगा, इन द केस कि वो आपके साथ 2 साल से मैरिड है और जर्मनी में 3 साल से रह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ये जो सिटीजनशिप लॉ है ये कब इफेक्ट में आएगा और मैं अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकती हूँ? ये नया सिटीजनशिप लॉ अप्रैल 2024 से इन इफेक्ट आने वाला है। ये बुंडसटाग में तो ऑलरेडी पास हो ही चुका है, बस इसका पास होना बुंडसराट में बाकी है। बुंडसराट यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री बॉडी है जिसमें 16 फेडरल स्टेट्स ऑफ जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं। और वहाँ पे ये तभी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है अगर ये लॉ किसी स्टेट लेवल फाइनेंसिंग बजट में कोई चेंज लेके आ रहा हो, जो कि ये नहीं लेके आ रहा है। तो इसका पास होना ऑलमोस्ट डेफिनेट है। अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। वहाँ पे एक क्वेश्चनर मिलेगा आपको, जो आप बहुत इजीली फिल करके पता लगा सकते हैं। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉय।